बढ़ाएंगे और हर शुक्रवार को हम लेकर आते हैं एक लाइव केस स्टडी जहां पर हम एक लाइव शख्स की फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं विश्वजीत पराशर जो कि सीएफपी हैं और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गई हैं जो कि आज अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहती हैं। स्वाति पूनावाला हमारे साथ जुड़ गई हैं और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वाति, आपसे मैं शुरू करूंगी, बताएं आप क्या करती हैं और बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला आपने इस शो पर आकर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने के लिए। तो कुछ अपने बारे में बताएं, क्या करती हैं? जी, थैंक यू एवरीवन। So basically, ma'am, I work as a project manager in Bihar. I'm handling social media account of one of our client in Bihar, and I work for Ad Global 360. So basically, handling the social media accounts of my different clients. This is my basic role. Yeah. So I'm staying in Patna. तो स्वाति ये बताएं कि निवेश का सफर शुरू कैसे हुआ? आप जो काम कर रही हैं वो कितने सालों से कर रही हैं? इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कितना समझती हैं, कितनी जानकारी रखती हैं? Honestly speaking, like ये जो मैं काम, वैसे तो काम मैं 2010 से कर रही हूँ एंड ये जो काम मैं कर रही हूँ फॉर पास्ट 2 years सोशल मीडिया का काम करती हूँ। निवेश मैंने एक्टिवली निवेश करना मैंने साल 2021 में शुरू किया। इससे पहले इतना जानकारी नहीं थी, तो कभी कुछ बचा लिया, कभी कुछ बचा लिया, बट ओवर द इयर्स थ्रू अप्स एंड डाउन्स इन माय लाइफ आई रियलाइज दैट हर महीना मुझे कुछ ना कुछ सेविंग करना बहुत बहुत जरूरी है। तो मैंने जनवरी 2021 में डिसीजन लिया कि मेरी सैलरी का एटलीस्ट 40-50% अमाउंट मैं सेव करूं। इनिशियली मैं बहुत ज़्यादा, उस टाइम कोविड था तो मेरा जो अमाउंट है कहीं डूब नहीं जाए, तो मैं अपनी कैपिटल अमाउंट को बहुत सिक्योर रखना चाहती थी। तो क्योंकि मैंने MBA फाइनेंस किया है तो मैंने आज से 10 साल पहले अलग अलग चीज़ों को ऐसे एक्सपेरिमेंट किया था, तो रियलाइज कि डेट फंड सबसे बेहतर है। तो मैंने एक SIP म्यूचुअल फंड में एवरी मंथ इन्वेस्ट करना शुरू किया जैन 2021 से डेट फंड में। रिसेंटली वन ऑफ आवर फैमिली मेंबर एडवाइज दैट कि आप बहुत ही सेफ प्ले कर रहे हो, आपका फंड ग्रो नहीं करेगा, आपको अपना पोर्टफोलियो को। आपने MBA फाइनेंस किया स्वाति, उसके बाद भी आपने डेट फंड्स में इंटरेस्ट दिखाया, मेरे ख्याल से उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह रही होगी। आर्थिक लक्ष्य के बारे में मुझे आप बताएं, आप जो निवेश कर रही हैं हर किसी के कोई ना कोई फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, क्या आपके भी कुछ हैं? जी, सो इस बीच में मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया, बट मेरा ऐसा कोई गोल नहीं था। बट नाउ फॉर पास्ट फ्यू मंथ्स आई एम रियलाइजिंग दैट मैं घर खरीदना चाहती हूँ वर्थ ऑफ 1 crore। So basically I just want to know that कि जो मैं सेविंग कर रही हूँ तो अगर 10 साल में मुझे घर खरीदना है तो मुझे किस तरीके की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। विश्वजीत जी, अब कमान आपके हाथ में है, बताएं अब तक स्वाति ने जो निवेश किया हुआ है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में है, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, ICICI प्रू ब्लू चिप में किया हुआ है और लगभग 44,000 का निवेश कर रही हैं स्वाति आप? नो मैम, एक्चुअली 30,000 में इन्वेस्ट कर रही हूँ। 30,000 रुपए आप कर रही हैं। चलिए ठीक है, और आपको घर खरीदना है 1 करोड़ का ना लगभग? जी। आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी कोई है? या माय फैमिली मेंबर्स। चलिए, आप जो आगे 44,000 का निवेश करना चाहती हैं वो अलग से 44,000 का है या 30 में ही आप कुछ ऐड कर देंगी 14,000? गोइंग फॉरवर्ड में अगले 3-4 महीने में मैं 14,000 ऐड कर दूंगी। ओके, ऑलराइट, चलिए काफी क्लैरिटी आ गई है। घर का सपना पूरा होगा विश्वजीत जी क्या स्वाति का? जी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि स्वाति जी ने बहुत जल्दी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट कर दी है अपनी, तो हमारी पूरी बेस्ट विशेष रहेंगी। और जैसा कि उन्होंने बताया कि पहले वो डेट फंड में निवेश करती थी, अब इक्विटी में करती हैं, तो एक एग्जांपल के लिए मैं बताना चाहूंगा स्वाति जी, अगर 10,000 रुपए आप 30 साल के लिए इक्विटी फंड में निवेश करते हैं तो आपके बनते हैं 2 करोड़ रुपए, जो 10% की रिटर्न लेके चलते हैं, केवल बहुत कंजर्वेटिव। और अगर हम डेट फंड में निवेश करते हैं 10,000 रुपए वही 30 साल के लिए, तो बनते हैं केवल 97 लाख रुपीज, तो डबल का डिफरेंस है।
बिल्कुल आपको इक्विटी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए ताकि आप अपने लक्ष्य के बहुत जल्दी करीब पहुंच सकें। और अगर आप लंबे समय के लिए आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो चांसेस है कि रिटर्न्स भी अच्छे रहते हैं और करीब 12% का हम कंजर्वेटिव रिटर्न लेके चलते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि आपका गोल 1 करोड़ का, तो मुझे थोड़ा सा ये जरूर जानना चाहिए कि आप इन्फ्लेशन कंसिडर करके ऐड कर रही हैं उस गोल को या नहीं कर रही हैं, क्योंकि 1 करोड़ आज के हिसाब से अगर आप घर सोच रही हैं तो 10 साल बाद शायद वो बहुत महंगा हो चुका होगा। तो आपको उस बात का, इन्फ्लेशन का, महंगाई का जरूर ध्यान रखना चाहिए। और आजकल महंगाई बिल्कुल आसमान छू रही है, वो एक अलग बात है। तो अगर 1 करोड़ रुपया आपने बनाना है तो करीब, जैसा मैडम ने बताया, 44,000 रुपए की आपको SIP की आवश्यकता रहेगी। अगर आप 30,000 रुपए ऑलरेडी कर रही हैं तो करीब 14-15 हजार रुपए आपको और ऐड करना है। जरूरी नहीं है आप एक झटके में करें, जैसे जैसे आपका ये सैलरी इंक्रीज होती है या अप्रेजल होता है, जैसे भी होता है, तो आप थोड़ा थोड़ा समय समय पर उसको इंक्रीज कर सकते हैं। और जब आप गोल के बिल्कुल करीब पहुंच जाएं, यानी कि 10 साल जब आप पहुंच जाएं, तो उसके 1 साल पहले आपको वापस उसी डेट फंड में जाना है जिसमें आपने निवेश किया था, क्योंकि लास्ट मिनट आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए जब आप अपने गोल के करीब पहुंच जाएं। स्कीम्स, बहुत सारी स्कीम्स हम बताते रहते हैं। आपने खुद भी शायद निवेश किया हुआ है, तो मेरा यही रहेगा कि आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना लेना चाहिए। कुछ लार्ज कैप, कुछ लार्ज एंड मिड कैप, कुछ मेरे ख्याल से मिड कैप फंड ऑल्सो, और फ्लेक्सी कैप फंड। तो इसमें ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड जो है लार्ज कैप फंड में काफी अच्छा है। लार्ज एंड मिड कैप में मेरा ही एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, लेकिन उसमें केवल 2,500 रुपए ही निवेश कर सकते हैं। तो PGIM मिड कैप फंड में भी निवेश कर सकते हैं। और इसके अलावा HDFC लार्ज एंड मिड कैप है, वो भी एक लार्ज एंड मिड कैप है। फ्लेक्सी कैप अगर आपने ऑलरेडी ले रखा है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, तो कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड में भी निवेश कर सकते हैं। इससे आपका 7-8 स्कीमों में आपका निवेश हो जाएगा और आप अपने पोर्टफोलियो को आराम से मैनेज भी कर पाएंगे। तो आप महंगाई का जरूर ध्यान रखें, और ये स्कीम्स जो हैं इसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं। 9 साल के लिए आप इसमें निवेश करें, आखिरी 6 महीने में आप उसको डेट में ही शिफ्ट कर दें। और मेरा ये भी सलाह रहेगी कि होम लोन जब आप घर लेते हैं तो होम लोन भी एक अच्छा विकल्प है। आप निवेश करें कि आपको कम से कम होम लोन लेना पड़े, बट अगर लेना भी पड़े तो आप होम लोन लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत से टैक्स एडवांटेज भी रहते हैं। स्वाति, कोई सवाल पूछना चाहती हैं आप विश्वजीत जी को? तो सर आपने जो जैसे मैंने जो 1 करोड़ बोला, अभी के हिसाब से 1 करोड़ है, मैंने इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखा है, तो उस केस में किस तरीके का मतलब सोचना पड़ेगा मुझे? जी बिल्कुल, आप कम से कम 6% इन्फ्लेशन लेके चलें, 5 से 6%, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में 5 से 6% रहती है। आजकल देखेंगे तो 7-8% भी चल रही है इन्फ्लेशन, तो ये एक टेम्पररी फेज है। बट 10 साल में आप 5 से 6% का इन्फ्लेशन ऐड करके उस अमाउंट का गोल बनाएं, और उसके लिए हो सकता है आपको सिर्फ और ऐड करनी पड़े, बट इन्फ्लेशन जरूर ऐड करें ताकि आपको लास्ट मिनट सरप्राइज ना हो। 1 करोड़ की वैल्यू 10 साल बाद हो सकता है 70 लाख रह जाए। तो आपको उस तरीके से देखना है। और जो आपका घर का लक्ष्य है वो 1 करोड़ वाला हो सकता है 2 करोड़ का हो चुका, तो उस तरीके से अगर आप प्लान करेंगे तो आप अपने लक्ष्य के बहुत नजदीक पहुंच जाए। बताएं स्वाति। 54,000 का जो EMI है, अगर मैं उसमें इन्फ्लेशन ऐड करूं तो वो EMI कितना बढ़ जाएगा फिर? ये इसको SIP कहते हैं स्वाति जी। EMI जो हम सॉरी, लोन लेते हैं, SIP, या हाँ, वो किस्त, जब लोन लेते हैं तो हम किस्त देते हैं, उसको EMI कहते हैं, क्योंकि हम इंस्टॉलमेंट में देते हैं। इसको हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, जो कि हम हर महीने निवेश करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप आज की तारीख में 1 करोड़ का लक्ष्य है तो 44,000 की SIP है, लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन ऐड करेंगे तो कम से कम मेरे ख्याल में 55-60 हजार रुपए की आपको SIP करनी पड़ेगी। ओके ओके, आप बढ़ा सकती हैं राशि स्वाति, एकदम से जितना मुमकिन हो सके उतने से तो आपने शुरुआत कर ही दी है, बाकी आप धीरे धीरे बढ़ाइएगा। बताएं, और कोई सवाल पूछना चाहती हैं विश्वजीत जी को? नहीं, आई थिंक दैट इज क्लियर सर, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस प्लान भी होना चाहिए। आपके हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर फिलहाल क्या स्टेटस है? हाँ, मैंने एक मेडिक्लेम लिया हुआ है, तो लास्ट रेगुलरली मैं मेडिक्लेम लेती हूँ, और मतलब और लाइफ इंश्योरेंस भी है, टर्म इंश्योरेंस। सलाह और देना चाहूंगा, जो लाइफ इंश्योरेंस है, अगर आप ब्रेड अर्नर हैं फैमिली के, तो आपकी जो भी इनकम है, मेरे ख्याल में आपने 8 लाख शायद बताई है, तो उसका 10 टाइम्स, कम से कम 80 लाख का आपका टर्म प्लान होना चाहिए। और जो मेडिक्लेम है
पटना जैसे शहर में अगर किसी अच्छे अस्पताल में भगवान न करे जरूरत पड़े तो कम से कम 7-8 लाख का आपका मेडिक्लेम होना चाहिए। और उसमें अगर आपको थोड़ा बढ़ाना है तो सुपर टॉप अप एक स्कीम होती है, एक कॉन्सेप्ट है जिसमें थोड़ी सी रकम देके आप अपने मेडिक्लेम अमाउंट 20-25 लाख का भी कर सकती हैं। तो इन दोनों चीजों का भी आप अच्छे से ध्यान रखें। ओके सर, आई थिंक ये आप मैंने सोचा नहीं था, बट ये भी मैं ध्यान रखूंगी। मकसद है हमारे शो के जरिए स्वाति कि आप तो वैसे काफ़ी जागरूक निवेशक हैं, लेकिन कुछ ऐसे निवेशक भी हैं या कुछ ऐसे भी लोग भी होते हैं जो इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में जानते ही नहीं है, सफ़र को ही नहीं समझते हैं। तो उन्हीं में वित्तीय साक्षरता लाना हमारा मकसद है। स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और अपना सवाल हमें भेजा, और उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला वक्त कम से कम फाइनेंशियली बहुत अच्छा गुजरे, आप अपने सभी आर्थिक लक्ष्यों को पूरा कर सके। तो इस शो पर अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, शो पर आना चाहते हैं, शरीक होना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर देना है। और जब भी आप सवाल व्हाट्सएप करें तो नीचे एक लाइन लिख दें कि आपको शो पर आकर ये सवाल पूछना है, यानी लाइव इंटरेक्शन करनी है हमारे फाइनेंशियल प्लानर से। हम आपका सवाल तो लेंगे ही, आपको भी शो पर बैठाएंगे लाइव, और ये आपको व्हाट्सएप करना है 9619873567 पर। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। पर कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं। गगनदीप साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार गगनदीप जी। नमस्कार मैम। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मोहाली से बात कर रहा हूँ। मोहाली से, बताइए। 3 एक्सिस के फंड्स हैं, 3 SBI के फंड्स हैं, एक पराग पारिक, टाटा डिजिटल और टाटा स्मॉल कैप भी आपने लिया हुआ है। आपने 2-2 स्मॉल कैप, 3 स्मॉल कैप क्यों लिए हैं? वो एक्चुअली मैम थोड़ा डाइवर्सिफाई करने के लिए ना AMC को, तो एक्चुअली मेरी 60,000 की मंथली इन्वेस्टमेंट थी। अच्छा थी, अब नहीं है? तो अब कम नहीं, मतलब अभी चल रही है। हाँ जी, अच्छा। करंटली चल रही है। मैं 3 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैम। 9 फंड्स लिए हैं आपने, ठीक है। 5 करोड़ आपको चाहिए 15 साल में। देखिए स्मॉल कैप के तो 3 है, फोकस फंड आपने लिया हुआ है, मिड कैप के भी आपके पास हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में ना कुछ रिपीटेशन भी हो गई है मेरे ख्याल से, और वो कैसे हुई है विश्वजीत जी बताएंगे। बताइए सर। हम नॉर्मली कहते हैं कि किसी एक AMC में आपका बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कंसंट्रेशन रिस्क हो जाता है। तो अगर आपने देखें तो इनका एक ही AMC में 4 स्कीम्स में निवेश किया हुआ है ना, 3 नहीं 4 में मिलकर। तो सबसे पहले, और ये अगर टोटल पोर्टफोलियो का देखें तो करीब 50% उसमें एक ही AMC में पोर्टफोलियो आ जाता है, तो एक रिस्की प्रोपोजिशन बन जाता है। मेरे हिसाब से इनको AMC से थोड़ा शिफ्ट करना चाहिए, दूसरी AMCs में निवेश करना चाहिए, ताकि इनका ये रिस्क थोड़ा कम हो जाए। इसके अलावा स्मॉल कैप फंड, इन्होंने करीब 50% ऑफ द पोर्टफोलियो स्मॉल कैप फंड में है। तो ये भी एक अच्छा खासा रिस्क है कि इतना मार्केट वोलेटाइल है आजकल, और स्मॉल कैप फंड में काफी अच्छे रिटर्न्स नहीं भी आ रहे हैं। तो पूरा 50% एक्सपोजर स्मॉल कैप में नहीं होना चाहिए। तो मैं इनको यही सलाह दूंगा कि एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो बनाएं, जिसमें लार्ज कैप भी हो, लार्ज एंड मिड कैप भी हो, मिड कैप भी हो, वैल्यू स्टाइल फंड भी हो, या फ्लेक्सी कैप फंड्स भी हो। तो अगर इन एक्सपोजर करेंगे, सारा पोर्टफोलियो में सब चीजों का एक्सपोजर होगा, तो एक कैटेगरी फंड का रिस्क नहीं रहेगा, AMC का रिस्क भी नहीं रहेगा। तो मेरी सलाह रहेगी कि ये कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करें। निप्पो इंडिया मल्टी कैप फंड वो होता है जिसमें 25% तीनों कैप्स मार्केट के उसमें होता है। लार्ज कैप में भी होता है, मिड कैप में भी होता है, और स्मॉल कैप में भी होता है। तो फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास लिबर्टी होती है कि वो जहां उसको लगता है कि लार्ज कैप में अच्छे रिटर्न आएंगे या मिड कैप में अच्छे रिटर्न्स आएंगे, तो वो अकॉर्डिंगली चेंज करते रहते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो कुछ पैसा लार्ज फ्लेक्सी कैप में होना चाहिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा निप्पो इंडिया मल्टी कैप फंड निवेश कर सकते हैं। HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड भी निवेश कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा फंड है। और PGIM मिड कैप फंड, तो ये दोनों ही, ये चारों ही फंड बहुत अच्छे हैं, तो आप इसमें निवेश करें। और एक वैल्यू स्टाइल फंड ले सकते हैं, IDFC स्टर्लिंग वैल्यू स्टाइल फंड। तो ये 5 स्कीमों में अगर डाइवर्सिफाई करेंगे तो अक्रॉस कैटेगरीज भी इनका पोर्टफोलियो हो जाएगा और रिस्क भी कम हो जाएगा। मैंने इनका एक पोर्टफोलियो में एक और चीज देखी कि इनका जो टैक्स सेवर फंड है उसमें काफी अच्छी रकम लगी हुई है, करीब 13-14 हजार रुपए पर महीना निवेश करते हैं। तो उसको भी ये 2 स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं, ताकि वो भी एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो जाए। तो IDFC टैक्स एडवांटेज फंड है,
तो ये 5-5 या 6-6 हजार रुपए दोनों स्कीमों में निवेश कर सकते हैं, ताकि टैक्स सेविंग भी डाइवर्सिफाइड हो जाए। और इन्होंने एक 2 स्कीम ले रखी है फोकस्ड फंड की, जिसमें केवल 1-1 हजार रुपए निवेश किया हुआ है। तो मैं उनको ये भी सलाह दूंगा कि दोनों में से एक ही स्कीम कंटिन्यू कर लें, चाहे 2,000 रुपए एक ही स्कीम में लगा दें, कोई सी दोनों स्कीम अच्छी हैं, उसमें बने रह सकते हैं। लेकिन हजार रुपए एक स्कीम में लगाने का कोई फायदा नहीं है, काफी स्कीम्स बढ़ जाएंगी। तो एक ही किसी स्कीम में ये 2,000 रुपए निवेश कर सकते हैं और ऐसे करके अपना एक पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। को सलाह समझ में आ और जो बदलाव बताए गए हैं उसी पर आप अमल कीजिएगा। रवि बरैया हमारे अग्र दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ है और इनका निवेश जो है 2 महीनों से ही शुरू हुआ है। रवि जी नमस्कार। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हैं? बस फाइन मैम। पीजीएम इंडिया का स्मॉल कैप है, एडलवाइस का मिड कैप है, इन्वेस्को इंडिया फोकस 20 आपके पास है। मौजूदा वैल्यू आपकी 4.35 लाख है इन्वेस्टमेंट की ना, और 2 करोड़ 15 साल में। एनपीएस में भी आप 50,000 ईयरली कर रहे हैं। 2 करोड़ ये आपका रिटायरमेंट का लक्ष्य है या कुछ और? सर मैडम एक्चुअली इसके अंदर मल्टीपल टारगेट्स है मेरे। अच्छा। इसमें जस्ट अभी मेरे घर में एक बेटा हुआ है, तो उसकी पढ़ाई के लिए भी है एंड जो भी उसकी हायर स्टडीज वगैरह रहेगी उसके लिए भी है एंड मम्मी पापा की हेल्थ के लिए भी है। तो मैंने एक टोटल टारगेट सेट किया हुआ है इसके अंदर एंड करेंटली मेरे पास 1 करोड़ का ये टर्म प्लान भी है और ये एनपीएस में 50,000 रुपीज में हर साल ये इन्वेस्ट कर रहा हूँ एंड सेकेंडली ये मेरा अभी जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है दैट इज 4.35 लाख। वो मैंने बहुत पहले चालू किया था 2011 में। फिर मैंने काफी टाइम रिडक्शंस किए, तो उसमें कम से कम 10 स्क्रिप्ट अभी उसी के अंदर है। बट मुझे ऐसा एडवाइस किया गया कि भाई ये 3 स्क्रिप्ट में अभी आप कंटिन्यू करो एंड जो 9,000 जो पर मंथ अभी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसको मैं इंक्रीज कर सकता हूँ अप टू 16,000। ओके, तो आप इसके अलावा और कोई एसआईपी नहीं चल रही है ना? नहीं। जो सवाल मुझे आपसे पूछना था, मदर के लिए हेल्थ इमरजेंसी फंड आपने कहा है ना? हाँ, पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स के लिए, तो उनके पास इंश्योरेंस कवर नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस कवर? नहीं है मैम। एक्चुअली अभी करंटली तो ग्रुप पॉलिसी में 5 लाख का कवर है कंपनी के अंदर। इसके अलावा कोई अलग से नहीं लिया हुआ है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस का सवाल आपको हमें फिर से भेजना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मिल पाएगा। हेल्थ इमरजेंसी फंड आप बनाना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उनको एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से कवर करें तो वो काफ़ी बेहतर होगा, अगर उनके लिए इंडिविजुअल प्लान्स आप ले पाए तो। और मैम एक चीज़ और मैं भूल गया कहना जी। मेरा होम लोन चल रहा है जिसमें 17,300 मैं अभी EMI भी भर रहा हूँ। ओके, चलिए, जितनी डिटेल्स आपने दी हैं फिलहाल, और विश्वजीत जी के पास भी वही डिटेल्स है, उसी के तहत प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। और मुबारकबाद आपके बेटे के लिए। बताएं विश्वजीत जी, कैसे शुरू करेंगे? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से भी मुबारकबाद बहुत बहुत। और जो इनका पोर्टफोलियो है, जो मैंने देखा कि अभी इन्होंने स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में निवेश किया हुआ है, तो ये 2 करोड़ रुपया का गोल है इनका, फाइनेंशियल गोल ये चाहते हैं 15 साल में। तो उसके लिए करीब करीब 40,000 रुपए की SIP चाहिए होगी। तो ये जरूरी नहीं है कि एकदम से 40,000 रुपए स्टार्ट करें। जैसे जैसे इनकी इनकम बढ़ती है या कोई बोनस मिलता है या अप्रेजल होता है, तो उसके साथ साथ हर साल 5% भी अगर बढ़ाएंगे तो ये अपने गोल के काफी करीब पहुंच जाएंगे। जो इनका पोर्टफोलियो है, मेरे हिसाब से उसमें थोड़ा सा और एडिशन करना चाहिए इनको। लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप फंड और मिड कैप फंड निवेश उसमें भी बढ़ाना चाहिए। तो कुछ स्कीमें जो मैं बताना चाहूंगा उनको, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें निवेश कर सकते हैं, ये एक अच्छा फंड है। और निप्पो इंडिया मल्टी कैप फंड, ये 2 फंड इसमें ऐड कर सकते हैं। और एक लार्ज कैप भी होना चाहिए इनके पास, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। तो ये 3-4 फंड अगर और ऐड करेंगे, जैसे कि बताया 9,000 से ये 16,000 पे जाना चाहते हैं, तो ये 3 फंड में अगर निवेश करेंगे तो इनका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाई हो जाएगा। जिन स्कीमों में इन्होंने निवेश किया हुआ वो ठीक ठाक है, उसमें बने रह सकते हैं। और जैसे ही अपने गोल को जितना करीब ये जाना चाहते हैं, उतना ही इनको निवेश थोड़ा सा और
बढ़ाना पड़ेगा। और मेडिक्लेम का जैसे मैडम आपने बताया भी है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कुछ कुछ मेडिक्लेम ऑप्शंस होती हैं, बिल्कुल। तो वो अगर डिटेल बताएंगे तो उसके लिए भी हम उनको जरूर सुझाव देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने विश्वजीत जी हमारे लिए। और रवि, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल हमसे पूछा। दूसरे सवाल के लिए अपनी डिटेल्स हमको वापस भेजिएगा। और इसी नोट पर हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि अगर आपको भी इस पूरे हफ्ते की थकान को दूर करना है और अपने लिए कुछ सुकून का समय निकालना है तो वो कैसे निकालें, और अगर समय निकाल पाते हैं तो क्या कुछ करना चाहिए। छोटे से ब्रेक के बाद बताते हैं।